लोकसभा हरियाणा में चुनाव होया और चुनाव तो पहले लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कांग्रेस आओगी और फिर दोबारा तो बीजेपी आ गई। तो ये जो उम्मीद थी लोगों की, उम्मीद तो टूटी है। उम्मीद ज़्यादातर सारी लहर दिख रही थी, अगर भाई कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, बहुमत से सरकार बनाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहा था कि भाई क्या पता 70 सीट की बोल दूं मैं और आ जाए 80 सीट। तो बोला मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा, लेकिन पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है और लग भी रहा था, पूरा माहौल था। तो बीजेपी सरकार आने का कारण क्या लग रहा है? देखो, अगर मेरे साथ में आप लंबे समय से जुड़े हुए हो और मुझे लगातार बातचीत के दौरान अगर सुना हो आपने, तो मैं जब भी सफ़र किया करते थे और लोग सरकार के बारे में चर्चा किया करते थे, तो मैं पिछले 3 साल से एक बात कह रहा था कि चुनाव से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा नई पार्टी बनाएगा। हाँ। ये बात मैं बोलता था और आप बोलते थे क्यों बनाएगा? मैं कहता था कि इसलिए बनाएगा कि उसकी मजबूरी है। एक तो उसको अपना बच्चा, अपना बेटा दीपेंद्र सेट करना है, तो उसे अपनी बलि देनी पड़ेगी, राजनीतिक बलि। जैसे कैप्टन अमरिंदर था पंजाब में, उसने वो जो एक जासूस थी, पाकिस्तानी जासूस थी, एक पत्रकार बन के रहती थी यहाँ पे उसके साथ, उसके फार्म हाउस पे। जब एनएसए ने उसके ऊपर रेड करी और अमित शाह ने उसका शिकंजा कसा उसकी गर्दन पे, तो कैप्टन अमरिंदर को मालूम था कि मैं कांग्रेस छोड़ूंगा तो मेरी राजनीतिक हत्या हो जाएगी और मैं बच नहीं सकता किसी भी हालत में, मतलब मेरी राजनीति खत्म हो जाएगी। बावजूद इसके उसने अलग पार्टी बनाई और उसको बीजेपी को समर्थन उसने पंजाब चुनाव में दिया, जबकि बीजेपी का कोई दूर दूर तक नामो निशान पंजाब चुनाव में था नहीं। लेकिन उसको एस्टेब्लिश करने के लिए कैप्टन अमरिंदर ने जो किया, वही काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहा था। अब कैप्टन अमरिंदर वही काम कर रहा था जो ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहा था, जो इधर आप चले जाओ, ये क्या बोले तो अभी हिमाचल में है वीरभद्र, राजा वीरभद्र कर रहे थे, राजा वीरभद्र का बेटा कर रहा था। वो क्या कि ये लोग 15 से 20 विधायक अपने चंक में रखते हैं और जब भी कोई चुनाव होता है तो उस चुनाव में ये लोग क्या करते हैं कि अपने विधायकों को जितवाते हैं और क्योंकि 10-15 विधायक अपने हैं तो इनके बिना सरकार बनेगी नहीं, तो फिर ये अपना मुख्यमंत्री और अपने मंत्रिमंडल सेलेक्ट करवाते हैं, इवन ऊपर हाई कमान से भी। अच्छा। तो उसकी बाम रोड वाली राजनीति बोलते हैं इसको, जो कर कोई फालतू ना मान दो, बाम रोड दे थोड़ी सी और फिर आए किलकी मार के फिर ठीक है भाई तो जुक्त करा, तो वो जो राजनीतिक पार्टियों के साथ करते हैं। अब शुरू में मैंने देखा राहुल गांधी इस बात के लिए मेंटली तैयार नहीं था कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बाम रोड़ने वाली राजनीति करने के लिए आगे बढ़ाए। उसने सुरजेवाला को, शैलजा को खूब मतलब हवा भी देने की कोशिश करी, पर मैं दोनों इसे लिकड़े। उनमें मतलब एक तरह से राजनीतिक समझ कम लगी, मतलब इसी है कि वह सिर्फ हाईकमान का पानी मार सके, इस आगे उन्हें कुछ नहीं आवा करना। याड़ा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो एक जाट लीडर के तौर पर एस्टैब्लिश कर दिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पहले जैसे चौटाला फैमिलीज थी, उनके ऊपर जाट वोटर जो है वो चढ़ जाया करता। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये देख लिया कि मेरा जो वोटर है, जो रोहतक सोनीपत के एरिया में जो इसका वोटर है और जो दूसरे समर्थक हैं, वो इस बात को लेकर के बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस नहीं छोड़ेगा। अच्छा। तो अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास दो चॉइसेस थी, कांग्रेस को अंदर ही अंदर इतना कमजोर किया जाए कि कांग्रेस 50 से ज्यादा सीट ना जीत पाए। खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये पूरी कोशिश करी है, जो ये सीटें, जो टिकट बांटने का जो चला था ना। अब आप क्या सोचते हो, एक आम नागरिक जो है फेसबुक पे लिखने वाला, फेसबुक या मेरे जैसा, आप जैसा, ये तो उसको तो मालूम है कि गलत टिकट का बंटवारा हुआ है। ये बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं मालूम है कि कौन जिताऊ कैंडिडेट है, कौन से कहां से कौन जीत सकता है और किसके साथ कितने वर्कर हैं या किसके पास क्या जुगाड़ है। अरे भाई, उनको सब मालूम है। जब आपको मालूम है तो वो तो इतने दिनों से इसी खेल के अंदर है। तो ऐसा नहीं है कि उसके पास में खबर नहीं थी और उसको पता नहीं था कि इससे कांग्रेस का नुकसान होने वाला है। बट क्योंकि सीबीआई के केसेस चले हुए हैं, ईडी के केसेस चले हुए हैं, अगर बीजेपी खुल्लम खुल्ला 2019 की तरह चुनाव से पहले इसके घर पे छापा मार के इसको गिरफ्तार करके या इसके खिलाफ कुछ करती, तो ऑलरेडी बीजेपी की खिलाफत थी जनता के अंदर और कांग्रेस की समर्थन था, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ा लीडर बन के निकलता।
वो ना कर करके अंदर ही अंदर टेंटवा दबाने का काम बीजेपी अमित शाह ने किया, इसके भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, कि अंदर रह करके तेरे को कैप्टन अमरिंदर का काम करना पड़ेगा। तो यानी कि कांग्रेस के अंदर रहते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नई कांग्रेस बना ली, अंदर ही एक हुड्डा की कांग्रेस और एक बाकी कांग्रेस। अच्छा, मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस में रहकर कांग्रेस को कमजोर करा। आप देखो ना, जो यहाँ का प्रभारी था वो कौन था, दीपक बाबरिया। हाँ, जो बाबरिया था, और बेचारा रुआई दिया था, अस्पताल में दाखिल करवा दिया था, इतना बुरा हाल कर दिया था। टिकट बांटने के नाम पे जिस तरह से उसकी बाम रोड़ी इन्होंने करी है बाप बेटे ने, इतना तो कांग्रेस का सत्यानाश किसी ने भी नहीं करा। अच्छा, जो ऊपर तो रही सही कसर थी, शैलजा ने काट दी। आपकी जो बात सुन रहा हूँ और इन बातों से सुन के न, और एक वीडियो मैंने आपकी देखी थी जिसमें आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेके न ओम प्रकाश चौटाला के समर्थन में आप बोल रहे थे, उस झज्जर वाली जमीन को लेके न। और नहीं, चौटाला के तो मैं खिलाफ भी रहा हूँ। अगर आप सर्च करोगे ना, मेरे आपको एक केस मिलेगा जब चौटाला बाहर आए थे और एलनाबाद का इस्तीफा दे रखा था अबे चौटाला ने, और उपचुनाव होने थे और अखबारों में खबरें आई कि ओम प्रकाश चौटाला वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। तो मैंने जो अपने एक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं भाई प्रदीप रापड़िया जी, उनको और पूरी 5 लोगों की एक वकीलों की टीम को लेकर के, और मैंने इंटरवीन वाली याचिका डाली थी कि भाई आप जब भी चुनाव होने लगे और अगर आप इसको रिलैक्सेशन देने का प्लान कर रहे हो ओम प्रकाश चौटाला को, तो मेरे से पूछे बिना आप वो नहीं करोगे। द अवेयर चैनल था एक यूट्यूब वाला, फेसबुक, उसके ऊपर था कि भाई ऐसे अपने लोगों को अपराधियों के हवाले हम नहीं करेंगे अपनी राजनीति को, तो ओम प्रकाश चौटाला को चुनाव लड़ने हम नहीं देंगे। मैं देश का, इस हरियाणा का वोटर हूं, तो मेरे से पूछे बिना चुनाव आयोग कोई फैसला ना ले उसके चुनाव लड़ने पे। मुझे बड़ी धमकियां भी मिली थी उन दिनों में एनएलओ के वर्करों की तरफ से। हाँ, काफी सारा बवाल मचा था। लेकिन मतलब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, उपचुनाव से पहले मैं आपको वो दे दूंगा अखबार की कटिंग। यहाँ पर मैंने क्षेत्रीय पार्टियों का समर्थन करते दिखाई दे। क्षेत्रीय पार्टियां राजनीति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं क्योंकि उनके पास क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं। और जो इंटरनेशनल गिरोह है, जो इस पूरे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो गिरोह है, ये जो पूरी दुनिया की राजनीति को 2 धड़ों में बांटना चाह रहा है, लेफ्ट और राइट में, उनके प्रोपेगेंडा में शामिल है सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो क्षेत्रीय हैं उनको खत्म करना। अच्छा। चाहे पश्चिमी बंगाल में ममता के ऊपर अटैक हो, चाहे यहाँ मुलायम सिंह यादव के ऊपर अटैक हो, चाहे मायावती के ऊपर अटैक हो, चाहे फिर चाहे वो नीतीश कुमार के ऊपर अटैक हो, और पंजाब में अकालीज के ऊपर हो। ये पूरा का पूरा गेम आप देखो, पंजाब के अंदर अकालीज एक भी नहीं जीत पाए, इधर आप चौटालाज एक भी नहीं जीत पाए। जो कभी जिनकी तूती बोला करती थी वो पब्लिक के अंदर एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि क्षेत्रीय पार्टियां कुछ नहीं होती, क्षेत्रीय मुद्दे कुछ नहीं है, अब तो मुद्दे केवल वो बचे हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के। तो ये तो बनाया जा रहा है एक माहौल। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला के, मैं खिलाफत की बात कर रहा हूँ, फेवर की बात भी मैंने की थी कि ओम प्रकाश चौटाला ने जब ये बयान दिया था, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जमीन बेची थी रिलायंस को, SCZ के 12,000 एकड़ जमीन थी वो झज्जर और सोनीपत के एरिया की, और वो खाली पड़ी थी जिसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा था, जिसके ऊपर मैं समझता हूं कि बड़ी समझदारी से कांग्रेस ने उसके ऊपर रोक लगा रखी थी, क्योंकि वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एजेंडे को रोक रही थी वो वहां पे जमीन पड़ी हुई। तो मैं ये देखता हूं कि उस चीज को देखते हुए वापस भी जमीन नहीं दे रहे थे वो लोग, किसान अपनी जमीन वापस मांग रहे थे। तब ओम प्रकाश चौटाला ने एक बयान दिया था कि तुम एक बार सरकार बना दो और इस जो ये SCZ की जमीन है इसमें तूड़े नहीं बर्बादी थारी तो मैंने कह दियो, और ये इस टाइप का बयान था। देखो, ये बयान में मैं इसके ओम प्रकाश चौटाला के साथ हूं, लेकिन साथ ही साथ यही ओम प्रकाश चौटाला जब ये बोलते हैं कि मैं तारी 7 पीढ़ियां का जुगाड़ कर दूंगा, तो वहां मैं उनके खिलाफ हूं। 7 पीढ़ियों का जुगाड़ किस तरह? वो अपने वर्करों को बोलते हैं कि अब की बार सरकार बना तो थारी 7 पीढ़ियां का जुगाड़ कर देंगे। 7 पीढ़ियां का जुगाड़ अगर मैं किसी एक वर्कर के करूंगा, या कोई भी नेता है किसी एक वर्कर का करेगा, तो किसी की 7 पीढ़ियों को बर्बाद करके करेगा भाई। परमात्मा ने, प्रकृति ने आपको आपके हिस्से का दे रखा है। यदि आपको आपकी जरूरत से ज्यादा आपके पास स्टोर है तो आप किसी और के हिस्से का लेकर के बैठे हुए हो। ये बात उसको समझनी नहीं थी, इतनी समझ में आनी चाहिए थी इतने बड़े नेता होने के नाते। जो आप बात बोलने लग रहे हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जिक्र आप कर रहे हो, या फिर जो वर्ल्ड लेवल की बात आप कर रहे हो, इन षड्यंत्रों का अबे चौटाला को नहीं पता? मुझे लगता है इनको सब पता है, मतलब मैं जहां तक मानता हूं, क्योंकि अबे चौटाला ने वैक्सीन नहीं लगवाई शायद, और इन्होंने अपने वर्कर्स को भी नहीं बोला कि लगानी है कि नहीं लगानी है। इसी तरह से ओम प्रकाश चौटाला ने तो वैसे ही बचे हुए हैं। जितने नेता हैं ये लोगों को मुझे नहीं लगता कि नहीं पता है,
इनके बीच ही तो फिर फार्मा कंपनियों के लोग लॉबिंग करते हैं ना, इनके पास तो लाइजनर्स होते हैं, वो लाइजनिंग करते रहते हैं और इनसे मतलब वो अपने पॉलिसीज बनवाते रहते हैं। इनको पता भी इस बात का, पता भी है कई बार पब्लिक का नुकसान होता है इससे, लेकिन वो उसके बावजूद भी ऐसी पॉलिसीज पे साइन कर देते हैं या ऐसी पॉलिसी बना देते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि किसी जगह पर अगर आपने कोई होटल खोलना है और वहाँ पर जो मौजूदा पॉलिसी है वो अलाउ नहीं करती है, तो वो उसका नाम ही बदल देंगे या उस जगह को ही बदल देंगे। कैसे? जैसे गाय के जब जम्मू कश्मीर के अंदर जब ये क्या नाम, गाय मारने को जब अवैध घोषित कर दिया गया था, उसी वक्त जम्मू जे.एंड.के के अंदर जो नील गाय है उसका नील गाय से नाम बदल के मतलब गाय वाली कैटेगरी से निकाल दिया। ठीक है, तो अब आपको मारना अब वो वैध हो जाएगा। इसी तरह से जब ठेके थे जब आए कि भाई जो स्टेट वो होंगे हाईवेज होंगे उनके आसपास इतने मीटर तक ठेके नहीं खुलेंगे, तो स्टेट हाईवेज का नाम ही बदल कर डिस्ट्रिक्ट हाईवे कर दिया, मतलब या वो उसका रोड नाम बदल के कुछ और कर दिया, तो रोड का ही नाम बदल देंगे, तो उसके बाद वो पॉलिसी वहां लागू नहीं होगी। इसी तरह से जब आपको कोई जमीन की अप्रूवल देनी है तो उसके आसपास के लिए एक पॉलिसी छोटी सी ऊपर नोटिफिकेशन आएगा और वो फिर पॉलिसी के अंदर वो आ जाएगा। तो ये जो बड़े उद्योगपति हैं ये इन नेताओं की जेब गर्म करके अपने मतलब की पॉलिसीज बनाते रहते हैं, अपने हिसाब से इसको चलाते रहते हैं, जो कि तो लगातार जारी है। बोल नहीं पा रहे, क्या कारण हो उसका? कौन नहीं बोल पा रहे? जिस तरह आबे चौटाला है, ओम प्रकाश चौटाला है, या फिर जितने भी स्थानीय लीडर हैं, उद्योगपति इनको जेब में रखते हैं ना, बोल देंगे कैसे भाई? इनकी पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग कहाँ से मिलती है? आम आदमी, आम इंसान तो इनसे ऑलरेडी कट चुका है। राजनीतिक इतिहास है या फिर राजनीतिक धरोहर तो उन्होंने बरकरार रखनी अपनी। भाई राजनीतिक धरोहर बरकरार रखनी ना रखनी ये तो वो बताएंगे अपनी, वो उस पे तो सवाल जवाब तो वही दे सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना बता सकता हूं कि जनता को ये नहीं मालूम है कि ये लोग उनकी वोट के ऊपर इतने निर्भर हैं कि कितना ही बड़ा बाहुबली हो और कितना ही पैसे वाला हो और कितना ही बड़े गढ़ वाला हो, उसको चुनाव के वक्त वो घुटनों पे आ जाएगा। उसे आप बोलोगे ना मेरे गेहूं कटवा दे, तो वो गेहूं कटवान भी लग जाएगा। उससे कहोगे मेरी नाली साफ कर दे, तो वो न चाहे जीभ गेल करवा लियो, उसको साफ कर देगा। जो कर कहोगे न्यू कोडा उड़ने तैयार हो जाएगा वो, जब चुनाव के टाइम पे। लेकिन चुनाव के बाद फिर वो आपको कोडा करेगा। ये मतलब खेल जो है इसको समझना आम जनता को बड़ा जरूरी है। यहाँ उस अवेयरनेस की जरूरत है जहां जनता को यह मालूम हो कि मैंने वोट दान में नहीं देनी है, मतदान नहीं देना है, मत अधिकार का इस्तेमाल करना है अगर वो मत देना भी चाहता है तो। और अदरवाइज जैसे हमने किया था, चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दी थी हमने चुनाव से पहले कि मैं अपने मत का उपयोग नहीं करूंगा और मैं किसी को भी अपनी तरफ से कोई कानून बनाने की परमिशन नहीं देता हूं। मैं एक इंडिपेंडेंट सोल हूं, मैं परमात्मा की बनाई हुई कृति हूं, तुम्हारे बनाए हुए किसी नियम से चलने का मेरे ऊपर कोई बाध्यता नहीं है। क्योंकि ये जो जितने भी नियम और जितने भी कानून ये लीगल भाषा में लागू होते हैं, ये आपकी कंसेंट से लागू होते हैं, आपकी सहमति से। आपकी सहमति के बिना नहीं होते हैं। तो फिर सहमति कब लेना है? वोट दे करके। जो ये पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है जो 1951 या 56 का शायद ऐसा कुछ है, उस 51 वाले एक्ट के अंदर जो वोट कर देता है आदमी, वो अपने हाथ बांध लेता है और उसने अपना मत दे दिया इनको अपनी मर्जी से नियम बनाने का, एक तरह से ऐसा समझो। अच्छा। हाँ, तो वो जिसने वोट डाल दी उसने अपने हाथ काट लिए समझो। यानी वोट दे करके, वोट दान करके आप अपने आप को कमजोर करते हो। तभी तो गांव में जब वोटिंग नहीं होती थी तो गांव वाले बिल्कुल ऐसे खड़े होते थे और पुलिस वाले गांव के बाहर खड़े होते थे। गांव की कमेटी जो होती थी या गांव का जो पुलिस मित्र होता था या गांव का नंबरदार होता था या सरपंच होता था, उससे पूछे बिना गांव में एंट्री कहाँ होती थी पुलिस वालों की। पुलिस एंटर नहीं कर सकती गांव में जब तक गांव मजबूत है और इकट्ठा है, जल जंगल जमीन जानवर पर आधारित उसकी व्यवस्था है। और वोट को वो दान नहीं करते हैं। आपने वोट दान कर दिया तो समझ लो आपने अपने हाथ काट के उनके हाथ में दे दिया। अगर स्थानीय नेताओं को इस पूरे खेल का पता है और पता होने के बावजूद भी वो बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन सरकार तो बनाना चाहूँ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ सरकार बनाना चाहते हैं, उनको बोलना अलाउड नहीं है ना भाई। देखो बोलने की औकात नहीं है ना उनकी, क्योंकि उनका सारा ही काम उद्योगपतियों से चलता है ना। अब जिस तरह एक टाइम था जिस टाइम पे इनेलो की पूरी तुत्ती हरियाणा बोल रहा है, और फिर आज यार है कि 2 विधायक वो बना पाए अपने।
और जेजेपी है, जेजेपी का वजूद ही खत्म हो लिया। किसी भी पार्टी की कोई तूती नहीं बोलती है। जो जनता है उसको किसी एक पार्टी में उम्मीद नजर आती है, वो उम्मीद के सहारे उनकी दुकानदारी चलती है। ये उम्मीद कोई और जगा देगा तो उनकी तूती बोलनी शुरू हो जाएगी। बात है कौन आदमी जनता को मजबूती देता है, कौन आदमी ये कहता है कि जो एसडीएम है या डीसी है उसके लिए कौन आदमी ये पॉलिसी बना सकता है या ये फरमान जारी कर सकता है कि जनता जो कहेगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। यहाँ उल्टा हो रहा है ना, यहाँ एसपी जनता को डंडे मार रहा है, एसपी बुलडोजर चला रहा है, डीसी किसी का घर गिरा दे रहा है, डीसी मतलब अपनी मनमर्जी चला रहा है। और मैंने आपको पहले ही बताया था, आप देख लीजिए 8 तारीख को चुनाव के रिजल्ट आया है हरियाणा के अंदर। मैंने 7 तारीख को एक वीडियो डाली थी कि किसी भी जनरेशन को या स्टेट को बर्बाद करने के लिए 15 साल से 20 साल का समय लगता है अगली जनरेशन की सोच को खराब करने के लिए। इसीलिए 15 या 20 साल जब भी कोई भी सरकार 15 या 20 साल लगातार रहेगी, समझ लीजिए उनके इशारे पर चल रही है और वो आपकी जनरेशन की सोच को बदलने के लिए चल रही है। चाहे फिर हरित क्रांति के दौर की बात कर लीजिए, चाहे फिर देवगौड़ा के टाइम की बात कर लीजिए, चाहे फिर कांग्रेस के उस दौर की बात कर लीजिए जब एलपीजी की स्कीम आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की स्कीम आई थी, और चाहे अब नरेंद्र मोदी की आप सरकार का हिसाब लगा जो लीजिए। हरियाणा में सरकार बनी है मतलब 15 साल हो गए, तो 15 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे 29 तक, 2029 तक। हाँ। तो मतलब पूरी सोच बदल चुकी होगी जनरेशन की। आप देख लो ना, नई पीढ़ी के पास क्या नॉलेज है, उसके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है। डंगरों का उनको नहीं पता, खेत का उनको नहीं पता, वन जंगलों का उनको नहीं पता, जंगल भी कुछ होते हैं। उनको लगता है एआई के बिना काम नहीं चलेगा, उनको लगता है कंप्यूटर कोडिंग के बिना काम नहीं चलेगा, उनको लगा नौकरी नहीं है तो नॉर्मल है उनके लिए। पढ़ाई उनको ऑनलाइन वाली पढ़ाई चाहिए होती है। सीखने के नाम पे उनको कुछ नहीं आता। कोई गाड़ी रिपेयर करनी, कोई इंजन रिपेयर करना, कोई खेत में पानी कहाँ से निकलेगा, पानी नहीं आएगा तो ऐसे हाथ जोड़ के बैठ जाएंगे। फ्री के अनाज मिल रहा है, 5 किलो अनाज मिल रहा है। तो ऐसी सोच, जिसने स्कूल में पढ़े बिना ही जो पास हो गए थे लॉकडाउन के दौरान, ये लॉकडाउन की पैदाइश है सारे के सारे। इनके अंदर अकल कहाँ है, आप देखिए कहाँ है। वो 30 सेकंड से ऊपर तो वो मोबाइल पर नहीं टिक पाते, उनका कंसंट्रेशन का लेवल इतना है। वो जैसे हम, हमारे वीडियो इतनी लंबी लंबी है, ये वीडियो देख ही नहीं सकते, बर्दाश्त ही नहीं कर सकते इन वीडियोस को। आप जो इतना बड़ा जागरण चला रहे हो या फिर लोगों के बीच जाओ हो, तो आपकी मंशा है कोई चुनावी मतलब पिच तैयार करने की या फिर चुनाव में आने की, कुछ राजनीतिक मंशा आपकी हो? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं जो अभी जो कर रहा हूँ ये राजनीति ही है, पहले बात तो ये है। दूसरी बात मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस तरह की राजनीति होनी चाहिए। और तीसरी बात ये है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, यानी कि राजनीति तो मैं कर ही रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे? राजनीति किस तरह? ये तो राजनीति है ना, राजनीतिक बात करना, हर मुद्दे की बात करना ही राजनीति है। मुद्दों की बात ही करना देखो, वो सब उधर बैठ करके बात करते हैं, यही पक्ष की और विपक्ष की, इधर हम बाहर कर रहे होते हैं, तो हम जनता के बीच जा करके कर रहे हैं। हमारा जो मकसद है, जो जनता सरकार मोर्चा का मकसद है, वो ये है कि जो देश की जनता है, जो समाज है, उसको उसकी ताकत का एहसास कराया जाए कि तुम्हारी एक वोट की कितनी ताकत है, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। 10,000 करोड़ रुपए रोज कमाने वाला अडानी, उसकी वोट भी एक, और 200 रुपए दिहाड़ी करने वाला कोई मजदूर, उसकी वोट भी एक। यानी उसकी वोट वाली ताकत अडानी की ताकत के बराबर है, मोदी की ताकत के बराबर है, इतनी बराबर है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? यानी कि वो गरीब से गरीब आदमी, कमजोर से कमजोर आदमी जो 18 साल का और जिसकी वोट और जो वोट डाल सकता है, उसकी जो वोट की ताकत है वो किसी भी मंत्री, किसी भी बाहुबली, किसी भी उद्योगपति की ताकत से ज्यादा है। उसको 500 रुपए में, 1000 रुपए में, कंबल में, साड़ी में, बैग में, अनाज में, जाति में, धर्म में दे देगा तो वो अपने बच्चों के लिए नरक का दरवाजा खोलेगा। ये उसको समझाना है। इतनी बड़ी चीज को इस छोटी टुच्ची सी चीज के लिए ना दो। तुमको उद्योगपति से क्या उससे नेता से क्या मांगना है? जब नेता तुम्हारे गांव में आए और वो वोट मांगने के लिए आए, तो तुम्हारे पास स्कूल की एक लिस्ट होनी चाहिए सवालों की। इन सवालों के जवाब दिए बिना वोट मांग लिया तो गांव में नहीं घुसना है। ये सवालों के जवाब है। अपना टारगेट है ऐसे सवाल जो पैदा होने से लेकर मरने तक, सुबह से लेकर रात तक, और आपके जीवन के हर पहलू से जुड़े हुए हों। उनका आपके खाने से लेकर, आपके खाना बनाने उगाने से लेकर के, और लास्ट में उस एक्सक्रीटा को इस्तेमाल करने तक, जितना भी
आपका जीवन शैली है, उस जीवन शैली से जुड़े हर सवाल को उठाने की हिम्मत देना हमारा काम है। उसके बाद जिसके पास इनके सवालों के जवाब होंगे वो वोट मांग सकते हैं। अगर ऐसा कोई नेता नहीं आता है तो जनता सरकार मोर्चा जनता की तरफ से ऐसे लोग तैयार करेगी, जनता सरकार मोर्चा तैयार करेगा। हम हर गांव से 5 विधायक मांगेंगे, हर गांव से एक ओबीसी, एक एससी, एक महिला, 2 जर्नल। गांव बड़ा है 10 दे दो, आप 15 दे दो, 15 विधायक। कंपटीशन करते हैं ना, सबसे बढ़िया आदमी कौन है? जो ईमानदार परिवार से बिलोंग करता हो, जिसके परिवार के ऊपर कोई बट्टा ना हो, जिसने किसी की बहू बेटी छेड़ने का मतलब इस तरह से, यानी चोरी और जारी से बचा हुआ आदमी, वो व्यक्ति आप आओ जनता सरकार मोर्चा में अप्लाई करो, हम फॉर्म निकालेंगे बराबर में कि ये तुम लोग चपड़ासी का फॉर्म भरते हो, हम एमएलए का फॉर्म निकालेंगे। तुम अगर उस फॉर्म को भरते हो तो हम तुम्हारी ट्रेनिंग करेंगे अगले 3 साल 4 साल। वो ट्रेनिंग आप पास कर लोगे, उसके बाद एक पेपर होगा, जो फर्स्ट आएगा हम उसको उस पर जनता का कैंडिडेट बनाएंगे। हम कोई पार्टी नहीं बनाएंगे, हमने किसी को चुनाव नहीं लड़वाना, हमारा कोई टारगेट नहीं। अरस्सिकारा के साथ आप इस चुनाव में देखे गए और वीरेंद्र गोगड़िया के साथ भी हम लोग देखे गए। हाँ, वीरेंद्र गोगड़िया के साथ, लेकिन दोनों में से किसी को नहीं बना पाए। देखो वो कैंडिडेट मेरे कैंडिडेट नहीं थे, वो कैंडिडेट जनता सरकार मोर्चा के कैंडिडेट नहीं थे। उन्होंने खुद तय किया अपने जनता में, जो वो गए थे पिछले 10 साल 12 साल 2 साल जिसने भी जितना काम किया था, उसके बेसिस पर वो जनता के बीच गए अपना मेहनताना मांगने के लिए कि हमको जुटा करके विधानसभा भेजिए, हम ये भेजेंगे। वो अपना विजन नहीं दे पाए, वो अपनी बात नहीं कह पाए, जनता के दिलों में जगह नहीं बना पाए, या क्या कारण रहे वो एक अलग मैटर है। हम सिर्फ अपनी बात ये कहेंगे कि जनता सरकार मोर्चा ने ये तय किया था कि जो भी व्यक्ति जनता सरकार मोर्चा के मुद्दे उठाएगा, जो भी जनता के ये मुद्दे उठाएगा, आप हर्षिकारा को देख लीजिए वीडियोस में, जितना खुलकर वो बोला जनता के मुद्दों पर, जल जंगल जमीन जानवर के मुद्दे पर, वैक्सीन वाले मुद्दे पर, लॉकडाउन के मुद्दे पर, आधार कार्ड के मुद्दे पर, ये अपार आईडी के मुद्दे पर, जबरदस्ती सर्वाइकल कैंसर के मुद्दे पर, पानी बचाने के, कुआं बचाने के, कर्ज के मुद्दे पर, जितना खुलकर वो बोला कोई भी नहीं बोला आदमी। और इधर वीरेंद्र भाई के साथ में तो नरेंद्र भाई थे ही, नरेंद्र विद्यार्थी भाई, तो वो तो चाहे वीरेंद्र भाई गोगड़िया कुछ नहीं बोले, लेकिन क्योंकि नरेंद्र भाई ने ऐलान कर ही दिया था कि हम जनता सरकार मोर्चा के इन मुद्दों के साथ हैं, तो हमने उनका समर्थन किया था। बेसिकली क्या है कि जो भी व्यक्ति इन मुद्दों पर बोलने के लिए आज भी तैयार है, तो हम उनकी विधानसभा को भी ये कह देंगे कि ठीक है भाई, ये आदमी पहले से बोल रहा है। लेकिन अगली बार 90 की 90, बल्कि चांसेस ये हैं कि अगली बार 126 सीटें हो जाएंगी। अगर परिसीमन होता है तो 126 की 126 सीटों पर हम ऐसे कैंडिडेट ही उतारेंगे जिनके पास जनता सरकार मोर्चा और जनता के जुड़े हुए हर सवाल का जवाब होगा। जिसके पास जवाब नहीं होगा, जिसको अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का नहीं पता, जिसे अपने अधिकार नहीं पता, जिसको अपना कर्तव्य नहीं पता, जो समस्याओं का समाधान करने का एजेंडा पहले नहीं बताएगा, उस आदमी को हम लोग वहां जाने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। क्योंकि जनता सरकार मोर्चा अपने कैंडिडेट, यानी जो तैयार करके ट्रेनिंग करके अपने कैंडिडेट 2026 से पहले जनता को दे देगा। अच्छा। यानी कि 25 एक साल है, 26 है, 26 की दिसंबर से पहले हम आपको कैंडिडेट दे देंगे। यानी 2027 2028 पूरा का पूरा 2 साल हैं, आप उस कैंडिडेट को परखिए, वो आपके बीच आकर के बिना एमएलए बने आपके मुद्दे उठाने वाली पोजीशन में होगा। तो जिस भी भाई ने राजनीतिक महत्वाकांक्षा पाल रखी है, आप जनता सरकार मोर्चा के साथ आइए। 24 नवंबर को तालकटोरा स्टेडियम में एजुकेशन के ऊपर एक जबरदस्त सेमिनार होने वाला है, आप वहां पे आइए। इसी 24 नवंबर को, इसी 24 नवंबर 2024 को। अच्छा। तो संडे का दिन है। पेरेंटिंग पे आने वाले टाइम में जो शिष्य कुल की स्थापना है, उस पे लोगों के विचार क्या है, अपनी अगली जनरेशन को बचाने के ऊपर, इसके ऊपर हम लोग सेमिनार कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो फिर मुख्यमंत्री किसको बनाओगे? यार जब एमएलए उनको चुन के आ रहा है सारों का, फिर एक टेस्ट ले लेंगे यार, फर्स्ट आ जाएगा जो सा उसने करा देंगे। इसमें क्या, या कोई क्राइटेरिया निकाल लेंगे। जब सारे एक से, देखो सारे कैंडिडेट जनता के हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट नहीं है। जैसे पार्टियों के कैंडिडेट होते हैं, ये ऊपर से चुन के आते हैं, नीचे से नहीं जाता। कैंडिडेट चुन लिया, पूरा ईमानदार कैंडिडेट है, कोई भी उस पर मतलब कोई उंगली उठाने वाला नहीं है, कोई आरोप प्रत्यारोप कुछ नहीं है उस कैंडिडेट के ऊपर, लेकिन बिल्कुल गरीब है और फाइनेंशियल कंडीशन उसकी बिल्कुल डाउन है। चाहे वो बहुत अमीर हुआ, चाहे वो अकेला हुआ, उसने अपने घर से ना गाड़ी निकालनी ना पैसा खर्च करना। उसके पूरे चुनाव का खर्चा अगर जनता नहीं देगी तो चुनाव ही नहीं लड़वाएंगे हम।
अगर जनता में नहीं पहुंचा हुआ होगा, अगर वो जनता में अपनी बात नहीं रखा हुआ और जनता उसके साथ नहीं होगी तो फिर कोई फायदा नहीं है। उसको अपनी जेब से 1 रुपया खर्च नहीं करना, क्योंकि जो व्यक्ति अपने चुनाव पे 5 लाख भी खर्च कर देगा उसे 50 लाख बनाने पड़ेंगे। जो व्यक्ति अपनी जेब से खर्च नहीं करेगा वो जनता का कैंडिडेट होगा। यहाँ कोई पार्टी का कैंडिडेट, देवेंद्र का कैंडिडेट नहीं है ये, या मोर्चे का कैंडिडेट नहीं है, ये जनता का। हमने कहा नीचे से गांव वाले दो आप हमको कैंडिडेट, वो तो गांव वालों का कैंडिडेट है ना, तो फिर कैसे भागेगा गांव, उससे पूरा समाज कैसे भागेगा? हमने तय कर दिया कि ये आदमी सबसे बढ़िया आदमी है, तुमने जो छांट के दिए एक विधानसभा में 50 गांव हो, 50 गांव के अगर 5-5 कैंडिडेट मान के चला, 60 गांव एवरेज है, लगभग 300 कैंडिडेट हो जाएंगे। 300 कैंडिडेट तो 300 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट छांटना कितना मुश्किल है? एक कैंडिडेट हो गया, एक उसका पॉलिटिकल एडवाइजर हो गया, एक उसका मीडिया एडवाइजर हो गया, एक उसका पीए हो गया, एक उसका कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, तो एक सीट पे 5 आदमियों का चयन होगा। तो 300 में से 5 बच्चों का सिलेक्शन होना है। 300 में से एक का सिलेक्शन होना है, तो 299 उसका विरोध नहीं करेंगे? हमें चाहिए विरोध करना, हम उनको विरोध, हम 300 के 300 को ट्रेनिंग देंगे कि ये अगर उल्टा चला तो इसकी पहचान ये है, तो तुम वे लोग इंतजार करना। 399 वो यार, वो 300 के 300 क्रांतिकारी लोग होंगे, वो पॉलिटिकल एम्बिशन वाले लोग नहीं होंगे। जिस तरह विधानसभा में 25 उम्मीदवार थे, उनमें से टिकट मिला है एक को, 24 ने विरोध करना। वो विरोध इसलिए किया क्योंकि उनको लगता था कि टिकट मिलने के बाद मड़ाई मिलने वाली है। यहाँ 300 के 300 कैंडिडेट को पता है कि इतने का इतना बड़ा सांग है, ये 299 खड़े हैं, कसम ये तो जीर्ण को नहीं देवे पूरे 5 साल, इसलिए 299 पूरा जोर लाएंगे बनाने में, और वो एक गलती करेगा तो पूरा जोर लाएंगे उल्टा ले आने में। जनता के हाथ में पावर देनी है। हर जो 5 कैंडिडेट दोगे ना, जो गांव वाले 5 कैंडिडेट छांट के देंगे जो ग्राम सभा ने दे दिए, वो 5 के 5 की ताकत एमएलए के बराबर की होगी। कदे नहीं सोचते हो कि एक ही एमएलए है, अगले 2 साल में चुन के दे दोगे? एक अगले 2026 तक दे देंगे। अगर जो जिस स्पीड से जनता हमारे साथ आ रही है और लोगों हमें उम्मीद जग रही है, हम अगले 2026 तक हम दे देंगे। एक आरोप ही कहूंगा, उसकी आरोप लगा, जो काला चेयरमैन था, कौन था वो, उचाना से चुनाव जो लड़ रहा था, उसके पास आप गए हो या फिर आपकी टीम उसके पास गई है उसके चुनाव को मैनेज करने के लिए, और फिर वो एक अपने इंटरव्यू में बोल रहा है कि मेरे पास भी देवेंद्र बुलारा आया था, आप गए हो उसके पास? मैं नहीं गया। आपकी टीम को लेकर टीम में से कोई गया होगा? अकबे मैंने टीम को ये बोला था, मैं आपको बता देता हूं। आपकी टीम में से कोई गया और उसको बताया कि भाई आपका चुनाव मैनेज करेंगे, तो उसने कहा कि भाई ये तुम आंड है बिलाई बोर्ड है, वीरेंद्र गोगड़िया का जा रहे हैं। हाँ। तो बिला उसका चुनाव ये समय देखो, हमने अपना कोई कैंडिडेट दिया नहीं, जनता सरकार मोर्चा ने। हमने कहा कि जो पॉलिटिकल लोग हैं और जो सामाजिक लोग हैं, जिनकी आपको लगता है कि ये समाज में इनकी छवि ठीक है और ये ऑलरेडी लगे हुए हैं, ऑलरेडी वो चेयरमैन था, तो हमने अपनी टीम को एक बात बोली कि आप उनसे बात कीजिए, उनको कहिए कि देखो ये हमारे मुद्दे हैं, यदि आप इन मुद्दों पर बोलने के लिए तैयार हो, आने वाली पीढ़ियों को अगर आप इस जबरदस्ती आने वाले समय में किसी चीज़ पर हो रही है, इससे बचाने के लिए, आधार कार्ड से बचाने के लिए, जो ये पानी के मुद्दे पर, जल जंगल जमीन जानवर के मुद्दे पर अगर बोलने के लिए आप तैयार हो, तो हम आपका चुनाव मैनेज कर देंगे, आपकी मदद कर देंगे। ठीक है। जो भी आदमी, मैं तो सबके पास भेजूंगा, मैं तो क्यों भाई, हमें तो बचाना है ना। मैं तो आपके आगे भी हाथ गिड़गिड़ाऊं, मैं तो गिड़गिड़ा रहा हूं, मैं तो सड़क पे खड़ा होकर के भी बोल रहा हूं, मैं तो कोई भी पॉलिटिकल, आप पॉलिटिकल लोग हो, मैं पॉलिटिकल को बोलूंगा, जो बिजनेसमैन है मैं बोलूंगा कि यार तुम्हारी मदद हम कर देंगे, तुम हमारी मदद कर दो। भाई हमको तो आने वाली पीढ़ी बचानी है, उसके लिए हमें जिसके आगे हाथ जोड़ना पड़े, जिसके आगे गिड़गिड़ाना पड़े, हम गिड़गिड़ाएंगे। हमने तो गिड़गिड़ाए भी नहीं, हमने तो बात रखी। देखो, तुमको विधानसभा में जाने के बाद इन मुद्दों पे बोलना है, हमारी सिर्फ इतनी ही कंडीशन है ना। हमने किसी ने पैसे मांगे हो, हमने कोई दिहाड़ी मांगी हो, हमने कोई मैनेजमेंट करने का कोई पैसा, उससे कुछ भी डिमांड करी हो, बदले में हमने कोई पद मांगा हो, तो हमें कसूरवार। हमने सिर्फ इतना बोला कि तुम्हें विधानसभा में पहुंचने के बाद सिर्फ इन मुद्दों पर बोलना है जो हम बोल रहे हैं इतने सालों से। अपने मुद्दों पर किसी का समर्थन करना मुझे नहीं लगता गलत है, पर उसमें इतनी अकल थी नहीं कि वो बिना मतलब फ्री में आयु मदद को ले ले और विधानसभा के लिए अपनी लड़ाई लड़ ले। इधर वीरेंद्र गोगड़िया भाई ने जो है उसके ऊपर समर्थन दिखा दिया अपना, हम उसके साथ चले गए। इसमें क्या बुराई है बताओ? अगर वो कह देता तो हम वीरेंद्र के पास नहीं जाते। उस टाइम तक तो वीरेंद्र चुनाव लड़ेगा ऐसे कोई चर्चा ही नहीं थी। उसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कह रखा था कि तेरे को टिकट मिलेगी। अच्छा, हाँ, दीपेंद्र ने उसको बता रखा था, वीरेंद्र को कह रखा था तैयारी कर तू अपनी, ठीक है ना। और तो जो वीरेंद्र डूमर खां आ गए ना, इसने आ गए अपना खेल रच दिया, तो इसके खेल की वजह से अपना उसकी टिकट कट गई भाई की, लेकिन वो मुद्दों पे हमारे साथ में शामिल थे तो हम उसके साथ चले गए। अगर
मान लो वीरेंद्र भाई भी नहीं होते तो, और काले ने कह दिया था, फिर हम किसी के साथ नहीं जाते। अच्छा, अब बाकी जो भी आदमी बोलेगा हम तो करेंगे। अपनी चर्चा में ये लोगों के मन में सवाल भी था कि मतलब जनता सरकार मोर्चा वाले चुनाव लड़ेंगे और लड़ेंगे, उस सवाल का जवाब भी मिल गया अपनी चर्चा के बीच में। तो बहुत सी जगह पर देखा भी चुनाव के दौरान एक दो से मीटिंग आपकी हुई या फिर आपकी टीम की जब मीटिंग हुई तो कुछ इक्विपमेंट को लेके ना आपने डिमांड रखती कि भाई इतने के इक्विपमेंट चाहिए हमने। तो अगर इतना बड़ा आप सिस्टम ले रहे हो कि भाई आप किसी को विधायक बना सको, तो फिर कोई सहमत है आपके मुद्दों पे बात करने के लिए, तो फिर उसने ये डिमांड की। अच्छा, गाड़ी में हम अपनी तोड़ा, गात भी हम अपना तोड़ा, दिमाग भी लावा, एक्सपीरियंस भी देवा, अपनी क्रेडिबिलिटी भी देवा, समाज में जो इतना नाम कमा रखा, जो समाज में इतनी विश्वास कमा रखा, उस विश्वास भी उससे देवा। और वो उसके बदले में न्यू भी नहीं है कि भाई अरे मेरा फोन नंबर है, वो पब्लिक में देना पड़ेगा क्या? वो पब्लिक में दूं मैं वो फोन नंबर, और वो उसको पागल कर देगी पब्लिक। मैंने एक कैंडिडेट को यही तो बोला था, भाई तू फोन ले आके देवेगा और उसमें नया नंबर ले आके देवेगा और उस पर हम काम करांगे, और अपना जन ध्यान अपना फोन उल्टा ले लिए। अगर वो तेरा कोई सोशल मीडिया का काम है तो कंप्यूटर हम अपना तोड़ांगे, उसमें डाटा हम अपना भरांगे, हार्ड डिस्क हम अपनी लेकर आवांगे, गाड़ी हम अपनी चलावांगे, तेल हम अपना करांगे, सर्विस हम अपनी करवावांगे। तो अच्छा आदमी है यार, सब कुछ तो देने लाग रहे हैं, सारा कुछ तो। उसके बाद भी मतलब अगला आदमी ने सोचेगा बाकी दुनिया में करोड़ों रुपए फूकन लाग रहे हो, आप 2-2, 5-5, 10-10, 20-20 करोड़ रुपया फूक रहे हो, और ये खर्चा करना कोई इतना है? ऐसे टुटपुंजी ना, ऐसे 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 लुचंगड़ तो जानते ना, बढ़िया उनके गेल तो ना जुड़ना, इसे ही क्या करना हमने। ठीक है, तो ये राजनीतिक चर्चा यही रहेगी अपनी, और बहुत से सवाल थे जनता सरकार मोर्चा को लेके ना कि भाई राजनीति करेंगे या नहीं करेंगे, और हरियाणा के चुनाव को लेके ना बात हुई। हाँ, एक सवाल रह गया इसमें, ईवीएम की कितनी गड़बड़ रही है? सारी गड़बड़ी ईवीएम की थी इस चुनाव में, सारा सेटिंग ऑलरेडी ईवीएम का था। तो जो कुछ हुआ वो ईवीएम का उसमें रोल था? बिल्कुल ईवीएम का ही रोल था, उसमें ईवीएम का रोल था। बिल्कुल। और आप जो फिक्सिंग बता रहे उस फिक्सिंग का कितना रोल था? भाई तू यहाँ ये फिक्सिंग होती है सिर्फ मीडिया में परसेप्शन बनाने के लिए, कि पब्लिक को एक कारण मिलना चाहिए कि क्यों हुआ। जो मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कारण बताया, जो शैलजा का कारण बताया, सुरजेवाला का कारण बताया, जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो चल रहा है उसको कारण बताया, बीजेपी का जो ये प्रोपेगेंडा और दूसरी चीज़ें बताई, ये जो इंडिपेंडेंट का खड़ा होना, वोट काटना, ये सारा का सारा एक परसेप्शन है। उस परसेप्शन को सेट करने के लिए, उस परसेप्शन को पब्लिक के अंदर मतलब फिक्स करने के लिए ही ये सारा मीडिया और ये तंत्र लगता है इसी काम पे। सारा का सारा सोशल मीडिया काम सारा का सारा पहले से तय होता है, डिसाइडेड होता है कितनी सीटें आएंगी और किस तरह से आगे बढ़ेंगे, कौन नेता जाएगा कौन नहीं जाएगा। 2019 में सारे के सारे बीजेपी के सीएम कैंडिडेट कैसे हार गए थे अगर 75 पार का नारा था तो। और अभी के अभी इस चुनाव में, जैसे पंजाब चुनाव में सारे पब्लिक लीडर कैसे हार गए थे, और अब की बार विधानसभा में बोलने वाला प्रत्येक आदमी हार गया। सिद्धू मूसेवाला जो इतना पॉपुलर था वो 50,000 वोटों से हारा था पंजाब मैं वही, उसको तो चलो हो सकता है कि तजुर्बा ना और वो हराना है वो पर्पस, मतलब ऊपर से, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला के ऊपर तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वालों की निगाह थी, उनको तो निपटाना ही था, वो तो तय था। अगर वो विधायक हो जाता तो शायद उसको नहीं टपका पाते। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद।